दोस्तों, आप लोगों ने वो हॉलीवुड की मूवीज तो देखी ही होंगी जिसके अंदर कुछ हैकर्स किसी के भी अकाउंट को हैक करके उसके अंदर से सारे पैसे निकाल लेते हैं। पर और कभी कभी तो वो चोरी बहुत ही बड़ी होती है कि वो यकीन में भी नहीं आ पाती। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये असलियत में भी हो सकता है? अगर आप लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सिर्फ फिल्मों में और असलियत में नहीं हो सकता, तो आज आपके ख्यालात बदलने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश बैंक के साइबर हाइस्ट के बारे में। ये वो साइबर अटैक था जिसके अंदर बांग्लादेश के 1 बिलियन डॉलर्स को चुराने की कोशिश की गई थी, और वो भी सब डिजिटली, ऑनलाइन। किसी ने किसी भी बैंक के ऊपर हमला नहीं किया, सब ऑनलाइन हुआ। तो आइए जानते ये हुआ कैसे। हर बार की तरह ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, पर इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग जरूर होगी। तो दोस्तों, ये बात है 2015 की, जब लजारस ग्रुप, जो कि एक नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट बैक्ड एक हैकिंग ग्रुप है, उन लोगों ने बांग्लादेश बैंक के जो एम्प्लॉइज थे उनको कुछ फिशिंग ईमेल्स भेजी। फिशिंग ईमेल्स क्या होती है मैं इस ऊपर वाली वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने देखी है तो। पर अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली ईमेल्स होती हैं जिसके अंदर फेक ईमेल्स होती हैं, जिसके जरिए अगर आप उनसे इंटरेक्ट करते हो, उनको क्लिक करते हो या उनके अंदर कोई लिंक को डाउनलोड करते हैं या किसी लिंक पे जाते हो, तो आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस डाउनलोड हो जाता है। तो लजारस ग्रुप, जो कि एक नॉर्थ कोरिया का हैकिंग ग्रुप था, इसने एफबीआई के मुताबिक इसने बांग्लादेश बैंक के एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा ऐसी फेक ईमेल्स भेजी। अब ये ईमेल्स जो थी, इनके अंदर सीवीज थे, और जो एम्प्लॉइज थे उनको लगा कि यार कोई लोग हैं जो बेचारे जॉब ढूंढ रहे हैं, और उनको कितनी ईमेल्स आती हैं, उन्होंने इसको नजरअंदाज किया। पर एक एम्प्लॉई ने इन ईमेल्स में से एक ईमेल को, अंदर जो सीवी था उसको क्लिक कर दिया, खोल के देखने के लिए कि यार ये है क्या। अब उस बंदे की नीयत तो साफ होगी, पर उसको खोलते ही उसके कंप्यूटर में एक मालवेयर डाउनलोड हो गया। मालवेयर एक वायरस होता है, और ये ऐसा वायरस है जो कि हर एक कंप्यूटर के अंदर फैल जाता है। एक से शुरू होकर बाकियों के अंदर फैल जाता है। जैसे आपको पता होगा, आपका वाईफाई नेटवर्क होता है, और जितने भी वाईफाई नेटवर्क है उन सब के अंदर ये फैल सकता है सिर्फ एक कंप्यूटर से। तो उसी तरह हुआ, ये मालवेयर बांग्लादेश बैंक के एम्प्लॉइज के कंप्यूटर्स के अंदर डाउनलोड हो गया, और जो लजारस ग्रुप था उन्होंने ये सक्सेसफुली कर लिया। अब उन्होंने 1 साल तक बांग्लादेश के बैंक के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होती थी, जो सारा कुछ होता था, उनके ऊपर नजर रखी, और खास तौर पर उनके जितने भी इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स थे उनके ऊपर भी नजर रखी। और उन्होंने अंदाजा लगाया कि बांग्लादेश बैंक के अंदर एक प्रिंटर है, और जितने भी बांग्लादेश बैंक ट्रांसफर्स करता है स्विफ्ट के जरिए। अब स्विफ्ट क्या होता है? जब कोई भी बड़ा बैंक अपने बैंक से दूसरे बैंक में पैसे भेजता है, तो वो भेजता है स्विफ्ट के जरिए। अब स्विफ्ट जो है एक मैसेजिंग सिस्टम होता है। ये आप ऐसे समझ लें कि मेरे पास पैसे हैं, और मैंने अपने पैसे बैंक में रखवाए हैं, और मैं जाके बैंक को कहता हूँ कि यार मेरे बैंक अकाउंट से ना पैसे जो है ना, वो तुम इस बंदे को ट्रांसफर कर दो। जैसे ही मैं ये कहता हूँ ना, मेरे बैंक से जो पैसे निकलने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है, लेकिन पैसे भी निकलते नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ कहा, और ना वो आगे बंदे को मैसेज भी कर देता है कि यार तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में वो पैसे अभी तक उसके अकाउंट में पहुंचे नहीं होते, एक्चुअल कैश। और ये होता है स्विफ्ट, ये मैसेजिंग सिस्टम है। पैसे ट्रांसफर इसके जरिए नहीं होते, इसके जरिए सिर्फ मैसेजेस होते हैं। तो हर बैंक ये यूज करता है, बांग्लादेश बैंक भी ये यूज करता है। बांग्लादेश बैंक ने अपने जो पैसे थे, 1 बिलियन डॉलर्स, जो कि बांग्लादेश के रिजर्व थे। अब रिजर्व हर मुल्क के होते हैं जिसके अंदर वो डॉलर्स जैसी बड़ी करेंसी को के खरीद लेता है और उसको स्टोर करके रख लेता है, कि अगर हम लोगों ने बाहर एक्सपोर्ट करना है या कुछ भी करना है तो उसके काम है, क्योंकि दुनिया चलती है डॉलर के ऊपर। तो उन्होंने डॉलर बचा के रखने थे, तो वो डॉलर का रिजर्व बनाते हैं। तो ये बांग्लादेश बैंक ने 1 बिलियन डॉलर्स रखे हुए थे न्यूयॉर्क के बैंक के अंदर, उनका अकाउंट था। और ये उसके अंदर पैसे जब भी उनको कहीं पे भेजने होते थे या कुछ भी करना होता था, वो स्विफ्ट के जरिए किया करते थे। और इन हैकर्स को उस स्विफ्ट अकाउंट के बारे में और उसके जो पासवर्ड थे उसके बारे में भी पता चल चुका था। और उन्होंने हैकर्स ने एक और चीज नोटिस की, वो ये नोटिस की कि इनका जो स्विफ्ट के अंदर जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, जब भी कोई मैसेज जाता है ना, तो उसकी एक रिसीट निकलती है एक प्रिंटर के अंदर। तो एम्प्लॉइज को उससे पता चल जाता है कि हाँ, हमारे पैसे जो है इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, इधर से इधर ट्रांसफर हो रहे हैं। वो प्रिंट निकलता है एक प्रिंटर के अंदर। अब इन हैकर्स को पता था कि अगर हम लोग को स्विफ्ट का इनका पासवर्ड तो पता चल गया, सारा कुछ पता चल गया, अगर हम लोग डायरेक्ट नहीं जो बैंक जो है उसको इनके बांग्लादेश बैंक बन के स्विफ्ट के जरिए मैसेज भेजेंगे,
और ये प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा तो इनको तो पता चल जाएगा कि हमने किया, और ये फौरन उनको फोन करके मना कर देंगे। तो इसीलिए हैकर्स ने पहले वो जो बैंक का वो जो प्रिंटर था ना, उसको हैक करके उसको खत्म कर दिया, यानी उसको फंसा दिया, अटका दिया कि अब उसके अंदर से कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा, अब उसके अंदर से कोई प्रिंट निकल ही नहीं रहा था, सिर्फ चल रहा था, बस प्रिंटर नहीं चल रहा था। और बांग्लादेश के जो बैंक के जो एम्प्लॉइज थे उन्होंने इसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं, और ये उनकी बहुत बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों बाद 4 फरवरी 2016 को जुमेरात के दिन जब एम्प्लॉइज का टाइम, ऑफिस टाइम खत्म हो गया था, वो अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो ये हैकर्स ने स्विफ्ट बैंक सिस्टम के जरिए न्यूयॉर्क को बोला कि हमारे जो $1 बिलियन हैं हमें मुख्तलिफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करने। अब ड्यूटी खत्म हो गई थी इन लोगों की, और ये लोग घर जा रहे थे और प्रिंटर चल नहीं रहा था, तो किसी को पता भी नहीं चला कि स्विफ्ट के जरिए न्यूयॉर्क को कह दिया पैसे ट्रांसफर करने के लिए। और इधर तो था जुमेरात, और अभी जुमेरात खत्म हो गया था और जुम्मा हफ्ता छुट्टी थी, पर न्यूयॉर्क के अंदर तो अभी जुमेरात जुमेरात की सुबह होनी थी, और जुम्मे को वैसे ही उधर छुट्टी नहीं होती, तो उधर 2 दिन थे, इधर वीकेंड आ गया था, और इस चीज का उन्होंने फायदा उठाया। अब उधर ट्रांजेक्शन चले गई थी, और उधर से न्यूयॉर्क बैंक ने उसको कहते हैं इनिशिएट कर देना था, क्योंकि उनके तो वर्किंग आवर्स थे और इनके वीकेंड था, इनका प्रिंटर भी नहीं चल रहा था, इनको पता भी नहीं चल रहा था। एक बहुत ही खतरनाक प्लान था। पर बांग्लादेश बैंक की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि 35 जो ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट की गई थी $1 बिलियन के लिए, उसमें से 30 न्यूयॉर्क बैंक ने रिजेक्ट कर दी थी, क्योंकि उन ट्रांजैक्शंस के अंदर जुपिटर अल्फाज लिखा हुआ था, कंपनीज का लिखा हुआ था, और वो कंपनी न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर सैंक्शन लगी है इस नाम की एक कंपनी के ऊपर, जिसका मतलब है कि अमेरिकन हुकूमत ने कहा हुआ कि इस नाम की एक कंपनी है, उससे हम लोगों को कोई ताल्लुक नहीं, उसके अंदर पैसे नहीं भेजने। तो इस वजह से 30 जो उनकी ट्रांजेक्शन थी वो उधर ही रिजेक्ट कर दी, जो कि थी $850 मिलियन की। तो $1 बिलियन में से $850 मिलियन तो ऐसे ही बच गए थे। बाकी बची थी 101 मिलियन की, ये पूरा 1 बिलियन नहीं था, 101 मिलियन की ट्रांजेक्शन, जो कि बाकी 5 ट्रांजेक्शन थी, और ये क्लियर हो गई थी। और इसके अंदर $81 मिलियन जाने थे फिलीपींस के बैंक अकाउंट्स के अंदर, और $20 मिलियन जाने थे श्रीलंका के बैंक अकाउंट्स के अंदर। और इधर ही बांग्लादेश की किस्मत एक और तरह से अच्छी हो गई, क्योंकि श्रीलंका के अंदर जिस अकाउंट के अंदर ये पैसे भेजने थे $20 मिलियन स्विफ्ट के जरिए जो रिक्वेस्ट की गई थी, वो थे शलीका फाउंडेशन नाम के एक अकाउंट के अंदर। अब मसला क्या हो गया कि ये जो हैकर्स थे उन्होंने फाउंडेशन की स्पेलिंग गलत लिख दी, FOUN की जगह FAN लिख दिया। अब इसकी वजह से वो जो $20 मिलियन की जो ट्रांजैक्शन थी वो नहीं हुई, और ये $20 मिलियन और बच गए। पर पीछे बचे $81 मिलियन जो कि जाने थे फिलीपीन के अंदर, वो पहुंच चुके थे। और जब 8 फरवरी पीर के दिन बांग्लादेश के जो बैंक के जो एम्प्लॉइज उनको पता चलता है कि यार ये हमारे साथ हो क्या गया, प्रिंटर ठीक होता है, तो जब स्विफ्ट की वो देखते हैं ट्रांजेक्शन के, तो वही इतने पैसे हमारे निकल गए। तो और फिर जब वो कोशिश करती हैं फिलीपीन को कांटेक्ट करके इन पैसों को रोकने की, तो फिलीपीन के अंदर उस वक्त चाइनीज न्यू ईयर चल रहा होता है, जिसकी वजह से और मामला डिले हो जाता है, और जो हैकर्स थे उनको ये $80 मिलियन आसानी से पहुंच जाते हैं, और ये रोक भी नहीं पाते। ये एक हैकर्स की बहुत अच्छी किस्मत थी, और शायद ये उनका पहले से प्लान का हिस्सा था। और ये पैसे चाहते हैं RCBC बैंक के अंदर फिलीपींस के, और उसके अंदर जाके फिर ये एक ब्रोकर के जरिए जिसका नाम था फिलरेम, डॉलर से फिलिपीनी पैसों के अंदर कन्वर्ट होते हैं, और फिर ये पैसे 3 चाइनीज नेशनल्स के अकाउंट्स के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये पैसे वो लोग लेके फिलीपीन के अंदर कसिनोस में चले जाते हैं, और कसिनो के अंदर जाके इनको पहले कन्वर्ट करते हैं कसिनो के पैसों के अंदर, और फिर वापस कन्वर्ट करते हैं जो फिलीपीन की करेंसी है उसके अंदर। और फिलीपीन के अंदर एक कानून है जिसके मुताबिक जो कसिनोज हैं उसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के वो लॉज काम नहीं करते। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वो कसिनो के इस पैसे को कन्वर्ट किया उसके अंदर, और फिर वापस अपने अकाउंट्स में करवा लिया, जिससे वो लोग इस अकाउंटेबिलिटी से बच पाए, क्योंकि उधर मनी लॉन्ड्रिंग काम नहीं करते, मनी लॉन्ड्रिंग के कानून काम नहीं करते कसिनोज के ऊपर। और जब मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स काम नहीं करते तो किसी ने पूछा नहीं था कि पैसे कहाँ से आए कहाँ से नहीं। तो इस तरह वो पैसों को उन लोगों ने ब्लैक से व्हाइट कर लिया, और इस अटैक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, कि दुनिया ने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा अटैक
एक्चुअल में भी हो सकता है। और इसी की वजह से फिर मार्च के अंदर 2016 के अंदर बांग्लादेश बैंक का जो गवर्नर था अतीउर रहमान, उसने भी इस्तीफा दे दिया। फिर बाद में कोर्ट रूलिंग के मुताबिक आरसीबीसी बैंक जिसके अंदर ये पैसे गए थे, उसके बैंक की जिस ब्रांच के अंदर ये पैसे गए थे, उसका जो मैनेजर था माइया सेंटोस डिगेटो, अब मुझे नहीं पता मैंने ये नाम सही से बोला या नहीं, उसको 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग के 8 इल्जामात के चक्कर में 4 से 7 साल की कैद सुना दी गई। और जो सेंट्रल बैंक था फिलीपीन का, उसने इस बैंक को 21 मिलियन डॉलर्स के फाइन भी दिए। और अब तक 18 मिलियन डॉलर्स, जो 81 मिलियन थे, उसमें से 18 से 20 मिलियन डॉलर्स तक रिकवर हो चुके थे, पर सारे पैसे रिकवर नहीं हो पाए और ये केस आज तक चल रहा है। और पता नहीं ये पैसे एक्चुअल में सारे रिकवर हो पाएंगे कि नहीं, पर उनकी किस्मत अच्छी, उनकी किस्मत ने बहुत बार उनको साथ दिया कि 1 बिलियन डॉलर से ज्यादातर पैसे वो बचा पाए। अब ये जो एक पूरा अटैक था, इसने दुनिया को हैरान करके रख दिया था और दुनिया को एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। अब इसकी वजह से बैंक्स के एम्प्लॉयज को ज्यादा यूजर ट्रेनिंग दी गई, ज्यादा उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताया गया, उनके ज्यादा प्रोग्राम्स हुए और एक पूरा निज़ाम बदल दिया गया और लोग ज्यादा इसके ऊपर एक्टिव हो गए। लोगों को पता चला कि ये एक्चुअल में हैकिंग कितनी ज्यादा डेंजरस है। क्योंकि आप सोचें, अभी तो उनके बहुत ज्यादा पैसे रिकवर हो गए थे, कितने तकरीबन 60 से 65 मिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। पर अगर ये मसले ना होते, वो जुपिटर पहले वो टाइपो ना होता, तो उनके तकरीबन 1 बिलियन डॉलर्स के करीब तो पैसे जा चुके थे। ये तो उस एक टाइपो ने अपनी बाद में श्रीलंका के अंदर उसने पैसे बचा लिए। लेकिन लोगों को ये पता चल गया कि ये कितना खतरनाक, और बैंक्स ने इसके बाद फिर अपने आप को ज्यादा महफूज बनाना शुरू कर दिया। एट द एंड हमारे पास तो इतने पैसे नहीं और मेरे पास तो इससे भी कम है, जिसकी वजह से शायद इस वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। पर ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा, इंशाल्लाह क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करें इसको, एंड थैंक यू वेरी मच।